हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अब तक जो हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख रहे थे उसमें हम एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं 10th क्लास का, और ये जो ज्योग्राफी वाला चैप्टर चल रहा था उसके हम 5 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं अभी तक। हो सकता है इसके 2 और पार्ट्स बनेंगे और उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में ये चैप्टर बड़ा है थोड़ा, और अगर हम इसके पार्ट करके नहीं पढ़ते तो एक दिन में पढ़ना शायद लेंदी हो जाता और नहीं पढ़ पाते, इसीलिए इसके पार्ट किए गए हैं। तो उसी के कंटिन्यूएशन में हमने जो अब तक देखा था, हम क्या कर रहे थे, मतलब इस चैप्टर का अगर हम देखें तो 2 पार्ट हो चुके हैं। एक पहला जिसमें हमने संसाधन का डेवलपमेंट वगैरह, उसका कंजर्वेशन मतलब संरक्षण वगैरह, नियोजन वगैरह, ये प्लानिंग वगैरह ये देखा था हमने, तो एक पार्ट वहाँ कंप्लीट हो जाता है मतलब एक तरह से। फिर जो इसका जो सेकेंड पार्ट जो स्टार्ट होता है वो होता है कि हमारे रिसोर्स, हमने देखा था ना कि जो रिसोर्स हैं, एक पर्टिकुलर हमें रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने जो हमारा लैंडफिल है या जो भू संसाधन है उसके बारे में पढ़ लिया था, और अगला हम जो पढ़ रहे थे जो आपके मृदा संसाधन है उसके बारे में पढ़ रहे थे, सॉइल के बारे में। तो उसमें भी हम एक सॉइल कवर कर चुके हैं, जो जलोढ़ मृदा, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी तक। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो काली मृदा के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला जो हमने पढ़ा था जलोढ़ मृदा, हमने देखा एरिया वाइज भी बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती है वो इंडिया का जो जलोढ़ मृदा है, और जो एक तरह से हम कह सकते हैं कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है, मतलब उपजाऊ है। आज जो हम पढ़ेंगे वो काली मृदा है, तो ये सेकंड नंबर की सॉइल कह सकते हैं। देखो अगर हम ऐसे अगर रैंकिंग करें तो अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग जो वो मृदा होती है उसकी अपनी एक विशेषता होती है, अपनी एक क्वालिटी होती है, उसमें अपना एक जो क्रॉप है वो पैदा की जाती है। तो हम जो पढ़ेंगे अभी ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, ये जो मृदा है उसका रंग काला है, ऑब्वियस ही बात है, ये सबको पता है कि ब्लैक रंग होता है ब्लैक सॉइल का, मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ब्लैक कलर है। लेकिन क्या पर्टिकुलर हम सिर्फ इसी चीज़ से कि भाई उसका कलर ब्लैक है बस यही विशेषता कंप्लीट होती है या पूरा कंप्लीट कर लेगी उसको, नहीं, इसकी और खास बात भी पढ़ेंगे और क्वालिटीज़ भी पढ़ेंगे कि और क्या क्वालिटीज़ होती हैं जो मृदा है उसमें ब्लैक सॉइल में। ठीक है, तो इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें हम क्या कहते हैं, रेगुर मृदाएं भी कहा जाता है। मतलब ये जो ब्लैक सॉइल है इसको हम रेगुर मृदा भी कहते हैं। अब आप यहाँ देखो कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बस जनरली ऊपर से पढ़ के और खिसक लेते हैं कि हम रेगुर पढ़ लिया कि ये रेगुर भी कहते हैं, लेकिन क्या कभी जानने की कोशिश की कि रेगुर का मीनिंग क्या है एक्चुअल में, कि रेगुर होता क्या है? क्योंकि जब तक हमें रेगुर का मतलब ही नहीं पता होगा, हमने बस कह दिया कि रेगुर मृदा भी है, तो फिर फायदा क्या उस चीज़ का? तो हमें ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनका एक्सप्लेन भी ज़रूरी है। तो ये रेगुर वाला है, मैं अभी थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर रही हूँ, इससे आगे जब हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर हो जाएंगे तब मैं इसका मीनिंग बताऊंगी। हाँ, इसी टॉपिक में इसका मीनिंग बता दूंगी, इसी वीडियो में बता दूंगी, लेकिन थोड़ा रुक के आप ये बस ध्यान में रखना कि रेगुर मृदाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि रेगुर का मीनिंग क्या होता है। तो जो ब्लैक सॉइल होती है रेगुर मृदाएं भी होती हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, कि जो ब्लैक सॉइल होती है या काली मृदा होती है वो किसकी खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है? कपास के लिए। कि जो कपास होती है, कपास की खेती होती है वो ब्लैक मृदा में होती है, काली मृदा में होती है। रीज़न क्या है उसका? रीज़न ये है कि जो उसमें एक तरह से मॉइस्चराइज़र, मतलब कह सकते हैं नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ब्लैक सॉइल में, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बारीक बारीक होते हैं, इस वजह से भी। तो इस वजह से क्या है, उसमें कपास की खेती। अब देखो हम कपास की खेती कर रहे हैं इसमें ब्लैक सॉइल में, काली मृदा में, इसी वजह से इस मृदा को एक नाम भी दे दिया है कि काली जो मृदा होती है उसको काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है जो वन लाइनर होता है। वो कैसे बनता है? क्योंकि एग्जामिनर में अगर मान लो आपसे पूछ लिया कि जो ऐसी कौन सी मृदा है जिसको काली कपास मृदा भी कहा जाता है या कपास मृदा भी कहा जाता है, काली नहीं लगाई, कपास मृदा भी पूछ लिया उसने, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता दोगे कि जो काली मृदा है उसको, या ब्लैक सॉइल है उसको हम क्या कहेंगे? कपास। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलोगे कपास मृदा कौन सी होती है? उस अपोजिट भी पूछ सकता है कि ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जानते हो, ऑप्शन दे देगा आपको, आपसे पूछने के लिए, चूज करने के लिए। काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखो हमने जलोढ़ मृदा में भी पढ़ा था कि उनका जो बनने में है कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं, उच्चावच रही है या कि क्लाइमेट रही है और क्या क्या सिचुएशन रही है, मतलब ऐसे क्या चीज़ है। जैसे हमने देखा डेल्टा की वजह से, जो रिवर की वजह से ये ब्लैक सॉइल वहाँ पे जाके क्या है, निक्षेप हो रहा है, उनका जम रही है, मतलब वो सॉरी जलोढ़ मृदा। तो ऐसे ही ब्लैक सॉइल में भी तो कुछ चीज़ें रही, कुछ चीज़ों की इंपॉर्टेंस रही होगी ना जिसकी वजह से ये ब्लैक हुई है।
तो एक तो क्लाइमेट की वहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडी है कैसी है, जिसमें नमी मॉइस्चराइजर ज़्यादा है उस वहाँ की उसमें, तो उस वजह से जनक सेल है। मतलब जनक सेलों के बारे में हम शुरुआत में जब हमने पढ़ा था रिसोर्स के बारे में, जो भू संसाधन में, तो वहाँ हमने जनक सेलों की बात करी कि जो सबसे नीचे की लेयर होती है जहाँ से इनकी पैदाइश, मतलब एक तरह से जनक जो सेल होती है वो भी, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। उनका भी इम्पोर्टेंट, मतलब एक तरह से महत्वपूर्ण योगदान है ब्लैक सॉल्ट का बनने में। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। देखो एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर समझाती हूँ। उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, लावा जनक सेलों से बनी होती है। देखो लावा क्या है, एक्चुअल में क्या है, ये जो मृदा है वो दक्कन पठार में आपको मिल रही है। उसकी एक बेसाल्ट मतलब एक जो बेल्ट है एक तरह से, वहाँ पे आपको ये उस रीजन में मिल रही है, और उत्तर जो पश्चिम वाला एरिया है कुछ वहाँ पे भी मिलती है। जैसे एक बार देख लेते हैं चलो मैप में, ये जो आपको रेड दिख रहा है, सॉरी ये जो ब्लैक दिख रहा है, ये आपकी ब्लैक सॉइल है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ, अभी हमने कहाँ की बात करी थी, एक तरफ से देखो ऊपर से हमने बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं कि जो ये दक्कन का पठार और जो उत्तरी पश्चिमी भाग में मिलती है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्दर्न एरिया हो गया, ठीक है, नॉर्दर्न हो गया, और ये आपका जो वेस्टर्न वाला एरिया हो गया। तो एक तो यहाँ पर आपकी ब्लैक सॉइल मिल गई, 1 मिनट रुको, ये आपका ब्लैक सॉइल हो गया, ठीक है। ये जो आपका पूरा एरिया कवर कर रहा है नॉर्दर्न, और ये जो आपका वेस्ट वाला एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, दक्कन का, तो यहाँ भी आपको ये इसके पार्टिकल्स, मतलब जगह जगह यहाँ पे भी ये जो दक्कन वाला एरिया है यहाँ पे भी आपको ये ब्लैक सॉइल मिल रही है, ठीक है। तो ये वाला एरिया ये क्या है, कवर कर रही है, यहाँ ये पाई जाती है। और ये जो बनने का रीज़न क्या है, एक्चुअल में क्या हुआ कि जो बहुत साल पहले, मतलब अब ऐसा तो नहीं है कुछ सालों में या आजकल में जो विस्फोट हुआ, बहुत साल पहले जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जो उसका लावा निकला, तो उसका यहाँ पर निक्षेप हो गया, मतलब जमाव हो गया, मतलब काफ़ी क्वांटिटी में वो जो लावा निकला बहुत उससे, और फिर वो क्योंकि लावा होता है गर्म होता है एक तरह से, और वो आके बाहर आके उसने मैग्मा जमा दिया, मतलब उसकी लेयर जम गई, और वहाँ पर ये मिट्टी देखी जाती है। तो जिस भी एरिया में आप इस मिट्टी को देख रहे हो कि इसका मतलब वहाँ पर जो है ज्वालामुखी एक तरह से फटा होगा, और वो लावा वहाँ पे जमा कर दिया, और उसकी वजह से, ये लावा की वजह से, ये जनक सेलों से ये ब्लैक सॉइल बनी हुई। अब ऐसा तो नहीं कि आजकल में बस कल लावा फटा रहा आज सॉइल बन गई, नहीं, वो बहुत लाखों सालों से जमा हो रखा है। जब इसका एरेशन हुआ, मतलब बनना शुरू हुआ था, जो भी है लैंडफिल वगैरह, उस टाइम की ये मृदाएं, मतलब ये जो मिट्टी है ज़्यादातर कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र, आपको पता है मुंबई जो महाराष्ट्र है वहाँ एरिया, सौराष्ट्र मतलब जो आपका गुजरात वाला एरिया है वो आ गया, मालवा वाला एरिया आ गया, MP वाला एरिया, आपने ये पूरा एरिया जो देखा है, मतलब यहाँ की अभी मैं आपको दिखा रही थी, यही वाला एरिया है, ये गुजरात, मालवा, सौराष्ट्र वगैरह यही कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहीं की हम बात करें तो ये सॉइल यहाँ पर मिलती है, ठीक है। रीज़न क्या है, रीज़न भी आपको पता चल गया, लावा है जो निकला, और ये एक तरह से निकल के आ गया, मतलब जमाव हो गया प्रेशर से, मतलब एक तरह से। अब ये जो रेगुर का मीनिंग क्या है, रेगुर का मीनिंग क्या है, एक तरह से यही, इसीलिए मैंने आपको तब नहीं बताया था कि रेगुर का मीनिंग एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि वो मुझे यहाँ बता। हाँ जी बच्चों, सॉरी बीच में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ जी, हम क्या कह रहे थे कि जो रेगुर है वो क्यों कहा जाता है, मतलब जो ब्लैक सॉइल है उसको रेगुर क्यों कहा जाता है, उसके क्या रीजंस हैं, ठीक है। जस्ट हमने तो अभी हम जब लावा की बात कर रहे हैं, तो लावा, जब मैंने क्या कहा था कि जो लावा ओवरफ्लो हुआ था, लावा जो फैला था, निकल के आया था, तो उसका क्या है, जमाव हो गया। वो जो लावा होता है, मैग्मा अंदर का जो होता है वो गर्म होता है, वो क्या है, जमा हो गया, और फिर उससे हमारी क्या है, वो सॉल्ट, जो रॉक्स बनी थी उससे हमारी सॉल्ट बनी थी, तो वो ब्लैक सॉइल होगी। तो वो जो लावा का ओवरफ्लो होना है ना, वही कहलाता है रेगुर। एक्चुअल में लैटिन जो वर्ड होता है ओवरफ्लो होना, तो ये लैटिन वर्ड ही है। आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे जो वर्ड हैं हमने लैटिन के वर्ड ले रखे हैं, उसके लैटिन भाषा में कुछ और मीनिंग होता है, तो उसी से हमने मीनिंग निकाल के, तो जो लावा होता है, सॉरी ये रेगुर होता है, रेगुर का जो लैटिन भाषा में जो सब मीनिंग होता है वो होता है रेगुर, मतलब ओवरफ्लो होना। तो ये जो ओवरफ्लो लावा हुआ था उसी को हमने क्या कह दिया, रेगुर सॉइल। इसीलिए इसको हम लावा का जो ओवरफ्लो होना, मतलब बहुत ज़्यादा बह के बाहर आना, मतलब एक तरह से ओवरफ्लो होके निकल के आना, वही हमारा क्या कहलाया, रेगुर कहलाया। इसीलिए मैंने ये आपको ऊपर नहीं समझाया, क्योंकि तब वहाँ समझाने की मुझे पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती, इसीलिए जहाँ पर लावा आया यहाँ पर, इसीलिए इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये मृदाएं मतलब कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र हो गया, मालवा हो गया, MP हो गया, और कुछ कुछ जो छत्तीसगढ़ के जो पठार हैं वहाँ पर भी ये मृदा पाई जाती है।
ये आपका जो मैप है, देखो ये पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट मैप यही है और इसी मैप में से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाएंगे, जैसे मान लो आपको ये मैप दिख रहा है, ठीक है, इस मैप में वो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो जैसे आपको ये रेड दिख रहा है तो आपको ये मार्क कर देगा, वो एरिया कवर कर देगा और उसमें आपको पूछ लेगा कि ये कौन सी सॉइल है, मतलब कौन सा सॉइल है, ये पूछ लेगा, सॉइल का टाइप पूछ लेगा या फिर आपको एरिया पूछ लेगा कि इससे जो सॉइल का एरिया है वो पूछ लेगा। तो इस तरह से आपको, तो ये मैप आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, बार बार जब भी आप पढ़ोगे, रिसोर्स के बारे में पढ़ोगे तब भी ये, और दूसरा ये जब मिट्टी मृदा के बारे में पढ़ोगे तब भी, और ये आपको काम वहाँ पे भी आएगा जो आपका एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, कृषि वाला टॉपिक है, उसमें भी आपको इसकी बहुत हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर, इसमें हम जो साथ सॉइल के साथ पढ़ रहे हैं तो हम ये भी तो पढ़ रहे हैं उसमें कौन सी एग्रीकल्चर, कौन सी खेती की जाती है, कौन सी कपास, कौन सी फसल उगाई जाती है, ये भी तो हम साथ के साथ पढ़ रहे हैं। दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा कावेरी नदियों की घाटियों तक फैली है ये, मतलब ये जो मृदा है वो वहाँ से स्टार्ट होकर के दक्षिण पूर्व दिशा में कहाँ तक, गोदावरी और कृष्णा। मैंने गोदावरी और कृष्णा कावेरी नदियाँ आपको कल बताई थी, एक बार फिर बता देती हूँ, वापस से मैप पे आ जाइए। मैंने आपको बताया था आपकी जो गोदावरी है यहाँ और कुछ ऐसे, कावेरी आपके नीचे, यहाँ पर ऐसे बताया था आपको। तो यहाँ ये वाला जो एरिया है एक तरह से हम कह सकते हैं, एक मिनट, ये जो कावेरी नदी वाला एरिया आ जाएगा आपका, ये वाला जो भी है, और इधर आपका कावेरी इधर आ गई, ऊपर आपकी वो आ गई कृष्णा और नीचे कावेरी आ गई, ठीक है, गोदावरी और कृष्णा नदी वगैरह, ठीक है। तो ये दक्षिणी पूर्व में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी हुई थी। मृतिका मतलब जो मिट्टी नहीं, क्ले नहीं होता, मतलब जिस तरह से आपने देखा हो क्ले होता है, बहुत बारीक होता है, उसके कण बहुत महीन होते हैं, दिखाई देते हैं आपको क्ले में कहीं कोई क्रम्स, मतलब दाने वगैरह कुछ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। तो ये उस टाइप की क्ले है, मतलब मिट्टी उस टाइप की है जो बहुत, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत एकदम पास होते हैं। इसीलिए इसमें क्या आप देखोगे कि इसमें जो आपका मॉइस्चराइजर है बहुत टाइम तक रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक ये गीली वगैरह, मतलब बहुत ही उस टाइप की होती है। तो इसमें इसके पार्टिकल होते हैं बहुत बारीक होते हैं। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अभी मैं कह रही थी ना, इसमें जो मॉइस्चराइजर है बहुत लंबे टाइम तक रहता है, बहुत धारण। क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि इसके पार्टिकल जो हैं, कण हैं, वो बहुत पास होते हैं, बारीक होते हैं, इस वजह से। इसके अलावा ये मृदाएं, मतलब जो ये अब हमने जैसे जलोढ़ मृदा में भी देखा था कि उसमें पोटास वगैरह होता है, मतलब पोटेशियम वगैरह वो होता है। तो ऐसे ही जो ब्लैक सॉइल है उसमें की भी अपनी कोई विशेषताएं होती होंगी, उसमें भी अपने कुछ वो होते होंगे, उसकी क्वालिटीज़ होती होंगी। तो ये मृदा जो है, ब्लैक सॉइल जो है, ब्लैक मृदा है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। मतलब ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो इसमें मिलते हैं, ठीक है। परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। आपने देखा उधर फास्फोरस, मतलब जो जलोढ़ मृदा है उसमें फास्फोरस होता है, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होती है। लेकिन बाकी के जो आप देख रहे हो, चूना पत्थर, पोटास, मैग्नीशियम और जो कार्बोनेट वगैरह ये जो इसके एलिमेंट्स हैं वो इसमें काफ़ी होते हैं। बस पोटास की मात्रा क्या होती है, फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखो आपको ये ज़मीन दिख रही है, ठीक है। आप एक सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हो आटे का। तो आप आटे को गूंदो, बहुत सॉफ्ट सा गूंदो। अगर वो बहुत ज़्यादा पानी आप में उसमें डल जाएगा तो आप देखोगे ऐसे निकालोगे तो आपके हाथ में भी चिपचिप करेगा, मतलब चिपक जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर वो वैसा होगा तो चिपकेगा नहीं, ठीक। और अगर उसी आटे को आप बहुत ही, मतलब चिपचिपा आटा है, मतलब गीला सा आटा है, और उसको धूप में रख दो तो आप उस पर देखो क्रैक से आ जाएंगे, मतलब दरारें पड़ जाएंगी। लेकिन अगर वो उस सॉइल को आप ठंडी जगह पे रखोगे, मतलब एक तरह से ऐसी जगह में जहाँ नमी रहे, तो वो उस पर क्रैक्स नहीं आएंगे। आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो सर्दियों और गर्मियों का। गर्मियों में देखो कि उस पर क्रैक्स आ जाते हैं, थोड़ी सी देर आटा लगा के आप गूंद के रख दो और बाहर रख दो और उसे ढको नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है उस पर क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे। लेकिन सर्दियों में इतनी जल्दी नहीं आते, थोड़ा टाइम लेते हैं। तो वो रीज़न क्या है, उसकी मॉइस्चराइजर की वजह से है, उसमें मॉइस्चराइजर की कमी आ जाती है। तो ऐसे ही हम ये ब्लैक सॉइल ले रहे हैं, यहाँ पर आपको दरारें दिख रही होंगी। तो क्या होता है, जब ब्लैक सॉइल में मतलब वाटर वगैरह ठीक है, लेकिन जब एकदम से बहुत तेज धूप पड़ती है, मतलब जो सनलाइट पड़ती है, उससे क्या होता है, जो क्रैक्स आ जाते हैं उसमें, ऊपर की जो लेयर है होती है उसमें पानी जो है, तो क्रैक्स आ चुके होते हैं। मतलब ये जो आपकी ये दरारें हैं, ये इसी टाइप की है, ठीक है। आप ये एक तरह से प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो, आपको बहुत
समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, मतलब आटे वाला जो है मतलब उसी टाइप का है। तो इसमें क्या है कि जो दरारें आ जाती हैं इसमें गहरी, जो इन मृदा में गहरी दरारें आती है। अब वो दरारें आती हैं जिसमें क्या होता है कि अच्छी तरह से वायु मिश्रण हो जाता है, मतलब उसमें हवा, अब देखो दरारें पड़ेंगी तो वहाँ पे हवा चली जाएगी उससे, तो उससे गीले होने पर ये मृदाएं क्या हो जाती हैं, चिपचिपी हो जाती हैं, बहुत चिपचिप, मतलब बहुत गीली होती है, तो उस टाइम पे बहुत चिपचिपी होती है, इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। और आप देखोगे उनको जोतना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसमें हल चलाओगे, ट्रैक्टर चलाओगे तो उसकी चिपक जाएंगी, आप कैसे जोत पाओगे, आपके पैरों में आपकी चिपक जाएगी वो तो मृदा। आप चप्पल पहनोगे इतनी सी और वो इतना बड़ा होके आएगी, इतना भारी, जैसे कोई पत्थर बांध रखा है, इस टाइप का मतलब हो जाएगा आपका। तो इसमें अगर थोड़ी सी हल्की भी बारिश होती है ना, तो जहाँ अगर ब्लैक सॉइल मिलती है और हल्की बारिश होती है तो उसी टाइम पे लोग फसल क्रॉप्स बो देते हैं। रीज़न उसका यही है, अगर ज़्यादा उसमें नमी आ गई, मॉइस्चराइजर ज़्यादा आ गया तो वो क्या है, चिपचिपी हो जाएगी, वहाँ आप कोई भी फसल नहीं बो पाओगे। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा उसको सूखने का, उसकी नमी का कम होने का। इनको जोतना मुश्किल होता है, इसीलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार के साथ ही की जाती है। मैंने यही बात बोल रही थी ना कि इसमें हल्की बारिश होने के साथ, मतलब शुरुआत जहाँ होती है वहीं से हम क्या कर सकते हैं, इसमें बोना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गई आपकी ब्लैक सॉइल। और आपने अभी देखा कि इसमें जो क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है, मतलब जो आपका कपास के लिए ये अच्छी होती है जो ब्लैक सॉइल है। अब आती है हमारी दूसरी जो मृदा है, वो आती है आपकी लेटराइट मृदा, ठीक है, एक मिनट, लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा, ठीक है। अभी तक हम दो जो मृदा हैं या दो मिट्टियाँ सॉइल है वो कवर कर चुके हैं। एक हमारा जो कर चुके हैं जलोढ़ मृदा और दूसरा हम कर चुके हैं कवर ब्लैक सॉइल। तो अगली जो हमारी तीसरे नंबर पे है वो लाल और पीली मृदा, ठीक है। तो यहाँ आ जाइए, एक बार मैप देख लीजिए वापस। हम बार बार देखो, जब तक ये सॉइल वाला पढ़ेंगे हम बार बार इसी मैप पे आएंगे, बार बार यही मैप। जब भी आप बुक लेके बैठो या कुछ भी हो तो ये मैप वाला पेज ज़रूर खोल के बैठें, क्योंकि बार बार जब भी आप पढ़ोगे सॉइल के बारे में तो आपको ये भी साथ के साथ देखते रहना कि ये जो सॉइल है जो इंडिया के किस पार्ट में कहाँ मिलती है, किस तरह से मिलती है। तो आप यहाँ देखोगे ये जो रेड वाली है ये सारी आपकी क्या है, लेटेराइट, आपकी येलो और रेड सॉइल है, ये जो एरिया कवर कर रही है। यहाँ आपको देखोगे ये वाला एरिया पूरा आ गया आपका। ये गंगा का देखो कौन सा वाला एरिया है, जो हमने देखा उधर वाला मैदानी वाला एरिया आ गया। ये इधर दक्षिण वाला हिस्सा आ गया, कि मतलब जो हम इधर देख रहे हैं नॉर्दर्न वाला जो एरिया साउथ, इधर आपका ये आ गया, ये वाला एरिया कवर हो रहा है। इधर ये भी आपके एरिया कवर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपका ये वाला हिस्सा भी कवर हो रहा है, ठीक है, जो आपके मेघालय वगैरह, मणिपुर वगैरह, ये वाला एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी आपका दक्कन वाला एरिया इधर कवर हो रहा है, ये वाला एरिया भी कवर हो रहा है। जहाँ जहाँ मतलब आपको रेड दिख रहा है वो सारा क्या है, आपकी लाल और पीली मृदा है, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर वापस से चैप्टर पर आ जाते हैं। तो लाल मृदा है वो दक्कन के पठार से पूर्व और दक्षिण हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे, ऐसे नॉर्मली अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पढ़ लिया बस कि हाँ हमें पता है कि ये दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, मतलब दक्कन का पठार जिस साइड है उसका पूर्व वाला हिस्सा ले लिया और दक्षिण वाला हिस्सा ले लिया, बस वहाँ पर ये जो आपको सॉइल मिल जाएगी और रवेदार आग्नेय चट्टानों में मिलती है। ये नहीं समझा कि वो रवेदार आग्नेय चट्टानें होती क्या है एक्चुअली। तो अगर हम छोटी क्लास की बात करें, जो 7th क्लास में वो जो ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था कि जो हमारी चट्टानें होती हैं कितने टाइप्स की होती हैं, हम वापस वहीं चले जाते हैं। तो ये एक चट्टान का टाइप है जो रवेदार चट्टानें आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये रवेदार चट्टानें। अब ये रवेदार चट्टानें होती क्या है, हमने लेयर्स देखे थे कि जो एज के अकॉर्डिंग अलग लेयर होती है और उस टाइप का लेयर्स में जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती है ये न्यू बनी हुई होती है चट्टानें, मतलब जो नई लेयर होती है, जो सबसे ऊपर की लेयर चट्टानें होती हैं वो वाली चट्टानें होती हैं। और ये उन्हीं चट्टानों, मतलब उन्हीं चट्टानों का हिस्सा होती है, मतलब उन्हीं के पार्टिकल्स होते हैं। जो नई चट्टान बनती है उसके टुकड़े जो भी होते हैं, मतलब उनके पार्टिकल्स होते हैं, वही ये क्या होती है, मृदा होती है, ठीक है। अब चट्टानों के टूटने फूटने और बहुत सारी चीज़ों से तो मिलके बनती है मृदा, तो ये उसी का हिस्सा होती है। और ये ऐसी जगह पे होती है मतलब जहाँ कम वर्षा हो, मतलब वर्षा की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, मतलब जहाँ कम वर्षा हो रही है वहाँ मिलती है। ऐसा नहीं कि जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो और वहाँ आग्नेय चट्टानें मिले और वहाँ पर ही हो, नहीं, ये वहाँ मतलब जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें हैं और वो वहाँ पर बारिश कम हो रही है, वो वाले हिस्से में, जो दक्कन वाला एरिया जो कवर कर रहे हैं आपके पूर्व और दक्षिण वाला हिस्सा जो हो रहा है वहाँ।
ये कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं, जो लाल और पीली मृदाएं वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा मैदान के दक्षिण छोर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पर पाई जाती है। देखो आप यहाँ एक एक लाइन फिर से देखते जाना कि ये जो पीली मृदा है वो उड़ीसा हो गया आपका, ऊपर है मैप, तो उड़ीसा वाला एरिया और जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया, मध्य आपका जो गंगा का मैदान है वो आपको मिल गया। ऊपर से आप क्या कह रहा है, वो दक्कन का जो ये वाला पश्चिम, हमने क्या देखा था, पश्चिमी तट वाला एरिया, तो यहाँ पर भी कवर कर रहे हैं। यहाँ पे भी बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये वाला एरिया हम क्या है, कवर कर रहे हैं। और रीज़न क्या है, यहाँ पर आपके यहाँ चट्टाने भी हैं और दूसरा क्या है, यहाँ पर बारिश भी कम हो रही है। और कौन सी, आग्नेय, किसकी बात कर रहे हैं, हम आग्नेय चट्टानों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही हमारी जो कंडीशन है वो हो रही है यहाँ पे, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या मिलती है आपको, लाल और पीली मृदा मिलती है आपकी, ठीक है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। एक्चुअल में जो इनका कलर है वो रेड क्यों होता है, रेड होने का रीज़न है कि जो आग्नेय चट्टाने, एक तो जो आग्नेय इस वजह से कि रवेदार आग्नेय चट्टाने, और दूसरा रूपांतरित जो मतलब ऐसी चट्टाने जो अपना कलर चेंज करती रहती हैं, वो वाली जो चट्टाने, जैसे हमने कायांतरित पढ़ा होगा शुरुआत में, जो जिसको अपनी काया बदल लेती है। जैसे एक तरह से आपका जो कोयला है वो बाद में हीरा बन जाता है, पर लेकिन सालों लग जाते हैं, मतलब उस टाइप से। तो हमने वो कायांतरित एक तरह से देखा था। तो जो ये मृदा है वो किन से मिलकर, एक तो जो रवेदार आग्नेय चट्टान है और रूपांतरित चट्टान है, उनमें जो लोह धातु की, मतलब उसमें लोहा ज़्यादा मिलता है, उस प्रसार की, उन दोनों का जब मिल जाएगा तो उस वजह से क्या है, यहाँ पर इसका कलर चेंज होता रहता है। इनका पीला रंग इसमें जल योजन के कारण। अब आप देखो कि जो जहाँ पर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं कि आग्नेय चट्टान भी है और रूपांतरित चट्टान है, और उनमें रूपांतरित चट्टानों में क्या है, लोह की मात्रा अधिक होती है, लोह धातु की मात्रा, तो उस वजह से इसका कलर कैसे लगता है, रेड। तो आप देखोगे कि जब इसमें नमी की मात्रा बढ़ जाए, कि मतलब जब हम इसमें पानी अगर डाल दें, इसमें मॉइस्चराइजर आ जाए, तो ये कलर अपना चेंज कर लेती है और ये क्या हो जाती है, येलो दिखने लगती है। हालांकि होती है वो रेड ही है, लेकिन आप जब आपको ये सूखा हुआ देखोगे, गर्मियों में देखोगे, मतलब जब इसमें नमी की मात्रा नहीं है तो इसका कलर रेड लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने मतलब इसमें नमी पैदा कर दी है या इसमें आपने जो पानी डाल, या तो इसका कलर चेंज होके क्या हो जाएगा, आपका येलो हो जाएगा। तो ये आपकी हो गई, कौन सी सॉइल हो गई आपकी, रेड, और आपकी जो येलो सॉइल हो गई, ठीक है। अब अगली जो हमारी है वो है लेटेराइट मृदा, कि लेटेराइट मृदा कौन सी होती है। हाँ तो बच्चों, अभी तक हम जो है तीन जो आपकी मृदा है उनको कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारी जो चौथी वाली जो मृदा है वो है हमारी लेटेराइट सॉइल। जो लेटेराइट मृदा है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो अभी तक हम जो तीन कवर कर चुके हैं वो अपने देखो उनकी अपनी एक विशेषताएं होती है और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनमें क्रॉप्स पैदा की जाती है। वैसे ही हमारी जो लेटेराइट सॉइल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो लेटेराइट सॉइल है या लेटेराइट जो मृदा है उसमें क्या होता है कि ये जो लेटेराइट शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, कि मतलब जो जिस तरह से हमने क्या रेगुर का मीनिंग पढ़ा था उसी तरह से जो लेटेराइट शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड है लेटर, उसी का मीनिंग होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट। मतलब जो हमारी हम जो इसकी बात कर रहे हैं कि लेटेराइट मृदा की जो क्वालिटीज़ हैं वो उस टाइप की है जैसे हमारी ईंट नहीं होती। हालांकि एक्चुअल में जो ईंटें हैं वो भी मिट्टी से बनी हुई होती, चिकनी मिट्टी मतलब ब्लैक सॉइल कह सकते हैं, उससे बनी हुई होती है। लेकिन क्या है कि जो आपकी जो ईंट होती है जिस तरह से वो बनने के बाद, बेक होने के बाद जैसे रफ और उस टाइप की होती है ना, जैसे उस पर बहुत मतलब एक तरह से दरदरी सी उस टाइप की होती है, तो उस टाइप की ये मृदा होती है। मतलब ये कहना चाह रही कि उस जो जैसे ईंट होती है उस टाइप की ये मृदा की क्वालिटीज़ होती हैं। तो लेटेराइट मृदा है उसका निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क जलवायु ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। देखो अब हम ये देखेंगे जो ये मृदा है वो कौन से एरिया में मिलती है। तो ये मिलती है ज़्यादातर हमारा जो उष्णकटिबंधीय जो एरिया आएगा या उपोष्णकटिबंधीय। उष्ण मतलब मैंने आपको कहा था कि जो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो आपका विषुवत रेखा से जो ऊपर के जो आपके ये उपोष्ण मतलब गर्म वाला जो एरिया आ गया, मतलब इस तरह से हम वर्ल्ड की बात करें, लेकिन यहाँ हम इंडिया की बात करें तो हमारा जो दक्कन वाला एरिया आ गया, मतलब जो वो भी आपका बेस्ट वाला, ईस्ट वाला नहीं बेस्ट वाला ये जो एरिया आ गया इस तरह का कवर हो रहा है, इधर की साइड जो कवर हो रहा है। तो ये ऐसी जगह पे है जहाँ पर बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है और वहाँ टेम्परेचर भी है, मतलब दोनों ही चीज़ें एक साथ है। मतलब वहाँ आर्द्र भी है, नमी भी बनी हुई है और वहाँ पर तापमान भी ज़्यादा है। तो जहाँ दोनों ये चीज़ें मिलती है वहाँ पर ये मृदा मिलती है।
जहाँ दोनों ये चीज़ें होंगी वहाँ पे ये मृदा होगी ऐसी ऋतु में, मतलब जहाँ पर मतलब नमी भी रहे और वहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा रहे, उसके कारण ये होती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। लीचिंग मतलब एक तरह से लीचिंग जो होती है मतलब निच्छालन होता है, मतलब जैसे हम बहुत तेज बारिश होती है तो आपने देखा होगा जब भी आप पौधे में भी पानी डालते हो ना तो एक जगह ही अगर आप डालोगे तो वहाँ पर वो मिट्टी हटती चली जाएगी, दरारें मतलब कंकर अगर देखोगे आप, अगर मिट्टी होगी वो तो बह जाएगी लेकिन कंकर वगैरह जो बाहर निकल के आएंगे, तो ये उस टाइप की मृदा होती है। मतलब यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा उनके बाद निच्छालन होता है, मतलब जो उसकी जो एक तरह से जहाँ कल्टीवेटेड जो सॉइल होती है, मतलब जिसपे खेती की जा सकती है, मतलब जो उपजाऊ वाला जो कल्टीवेशन वाला जो वो है वो निकल के मृदा निकल के चली जाती है या बह के चली जाती है। तो आपको एक हार्ड मतलब रफ वाला एरिया आ जाए, रफ वाली चीज़ आ जाएगी। तभी हमने इसकी जो एक तरह से कंपैरिजन किससे किया, ईंट से किया, क्योंकि वो बहुत ही रफ वगैरह होती है। तो उसकी वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है इसकी वजह से वो दरदरी सी चीज़ें दरदरी सॉइल बच जाती है। तो यही क्या है, निच्छालन, मतलब एक तरह से मिट्टी का टूटना फूटना और बह के जाना एक तरह से। तो ये क्या कहलाता है, निच्छालन कहलाता है आपका। जो लेटराइट मृदा है वो अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, मतलब बहुत डीप तक होती है। आप देखो कि जब आप जैसे आपने देखा हो कि किसी जगह पे एक लेयर है काली मृदा है, आप उस खुदाई करोगे तो आप देखोगे थोड़ा सा ज़्यादा गहराई में जाकर खुदाई करोगे तो काली मृदा की जगह कुछ और मृदा भी मतलब अलग रेड निकल आएगी या येलो निकल आएगी, मतलब कोई पेरेंट मतलब उसकी वो निकल आएगी, मतलब सॉइल मृदा निकल आएगी। लेकिन अगर आप इसकी खुदाई करते हो डीप में भी जाते हो लेटराइट मृदा ही आपको मिलेगी, मतलब इसकी जो गहराई है बहुत डीप तक होती है जो लेटराइट मृदा की, और ये अम्लीय होती है, मतलब इसमें अम्ल की मात्रा होती है और इसमें सामान्यतः पौधे के पोषक तत्वों की कमी होती है। अब आप देखोगे जब ये बहुत रफ पैची मतलब इस तरह की रफ वाली होगी आपकी, इसमें जो उपजाऊपन बहुत कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये इसमें पौधे के पोषक तत्व, पौधों को तो वो सारी चीज़ें चाहिए होती है, ह्यूमस की मात्रा मतलब जहाँ पर मतलब ये ऐसी सॉइल हो जिसमें ह्यूमस हो वगैरह वगैरह, तो उसमें अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो वहाँ पौधों के लिए पोषक तत्व तो है ही नहीं है, खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो पैदा ही नहीं होंगे पौधे। तो इसमें पौधे बहुत कम मिलेंगे आपको और ये इसकी डीप तक होती है। हालांकि यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा कुछ भागों तथा उत्तरी पूर्वी प्रदेश में पाई जाती है। अब ये मृदा मिलती कहाँ है, एक बार ये देख लेते हैं, मैप देख लेते हैं, वापस उसी मैप पे आ रहे हैं हम। देखो बार बार क्योंकि ये मैप जो है आपका ये दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ ये मृदा मिलती है, तो एक तरह से इधर वापस आ जाते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि दक्कन का जो आपका वेस्टर्न वाला एरिया, ईस्टर्न की बात नहीं करी थी मैं, वेस्टर्न वाले एरिया में आ रही है, जैसे ये वाला एरिया आपका कवर कर रही है जो केरल और कर्नाटक वाला साइड है, जो ये आपका ये वाला एरिया कवर कर लिया। ऐसे तो बाकी जगह इसके पैचेज बने हुए हैं, जैसे यहाँ भी ये मिल रही है, यहाँ भी ये मिल रही है, उसके अलावा यहाँ पे भी मिल रही है, उसके अलावा यहाँ पे भी मिल रही है ये मृदा। और आप देखोगे कि ये इसका कुछ एरिया यहाँ जो मालवा वाला एरिया आ गया, यहाँ पे भी आपको मिल रही है। यहाँ देखोगे आप ये वो जगह है जो आपकी मेघालय, जहाँ आपने देखा होगा मौसिन राम, और वहाँ पर चेरापूंजी जो जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पर क्या है, उसकी जो लीचिंग की वजह से, निच्छालन की वजह से यहाँ क्या है, ये मृदा पाई जाती है। तो ये सारे वो जगह हैं जहाँ इचिंग वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा बारिश और टेम्परेचर दोनों ही चीज़ें ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर ये मृदा आपकी पाई जाती है। तो इधर हो गया, हमने ये देख लिया कि कहाँ कहाँ ये मृदा मिल रही है आपका। यहाँ पर जहाँ पर मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, मतलब यहाँ पर जो आपको वन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, पर्णपाती मतलब जो अपना एक टाइम पीरियड माने में पत्ते गिरा देते हैं, और सदाबहार मतलब पूरे टाइम हरे रहने, क्योंकि जो पौधों के लिए जो जरूरत होती है मतलब एक तरह से पेड़ों के लिए, मतलब नॉर्मल पौधा तो नहीं होगा क्योंकि जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें बहुत डीप होती हैं, गहराई तक होती है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अपना जो भी पोषक तत्व हैं वो ले लेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर सदाबहार मतलब ऑल टाइम बन रहेंगे, मतलब नमी की मात्रा भी है, आपका टेम्परेचर भी है, दोनों ही चीज़ें जरूरी होती हैं। वहाँ उनमें ह्यूमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है, लेकिन जो बिरल मतलब बहुत कम वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। मतलब ऐसा एरिया जहाँ बहुत कम वनस्पति है, ह्यूमस की मात्रा कम है, वहाँ पर इस मृदा में मतलब ह्यूमस की मात्रा जो वनस्पति कम है वहाँ पर कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमस है हमारी पत्ती वगैरह इन्हीं से तो मिलता है, तो अगर वहाँ वही चीज़ें नहीं होंगी तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमस की मात्रा कम होगी। स्थल रूपों पर इसकी स्थिति के अनुसार इसमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है, इसमें भूमि निम्नीकरण होता ही है। मैंने क्या कहा था कि जो निच्छालन की वजह से, मतलब जो पानी बहुत बारिश है उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इसका टूटना फूटना चला रहता है, उससे भूमि निम्नीकरण भी हो रहा है, क्योंकि जो उपजाऊ वाली लेयर है वो तो खत्म हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक, मतलब जो हम मृदा संरक्षण की हमने तकनीक भी देखी थी ना कि हम भू संसाधन को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। जैसे हम एक तरह से लेयर लगा सकते हैं, मतलब जो वो पेड़ों की एक श्रृंखला लगा सकते हैं, और जो पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर आप एक वॉल बना सकते हैं, मतलब बड़ी दीवार टाइप का बना के, और हम उसको रोक सकते हैं उस टाइप से। तो वहाँ अगर हम एक उचित प्रबंध करें तो हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इसका।
इन मृदाओं का जो अब ये कहाँ, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में, अब ये जो मृदा होती है वो ऐसी चीज़ों के लिए उपयोगी होती है जहाँ जिसमें चाय और कॉफ़ी है वो अच्छे से इसमें मतलब उसके पौधे हो जाते हैं, मतलब उस टाइप के पेड़ जहाँ पर चाय और कॉफ़ी वगैरह, तो उसके लिए बहुत अच्छी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है ये। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, मतलब आप देखोगे कि जो आपका केरल, तमिलनाडु, यहाँ तो चाय कॉफ़ी उगाई देती है, लेकिन जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल है वहाँ लाल लेटराइट मृदा मिलती है और उस मृदा में आपकी क्या है, काजू की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, मतलब वहाँ पर काजू की खेती की जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपका कि जो काजू की खेती है वो कौन सी मृदा में की जाती है, वन लाइनर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है कि आपको ये याद रहे कि जो लेटराइट, या आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो लेटराइट मृदा है उसमें कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है, कौन सी फसल पैदा की जाती है। तो आज जो हमने मिट्टियाँ कवर कर ली थी, वो मृदाएं कवर कर ली थी, 3 कवर कर ली थी। एक हमने ब्लैक सॉइल पढ़ ली थी, दूसरा हमने लाल और पीली मृदा पढ़ ली थी, और तीसरा हमने कौन सी पढ़ ली थी, आपकी लेटराइट सॉइल पढ़ ली थी। तो आज के जो वीडियो में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर मैंने और आगे आपको मरुस्थलीय मृदा पढ़ाई तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा और वो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो अगली जो आपकी मरुस्थलीय मृदा है, उसके बाद जो वन मृदा है, ये 2 हम अगले उसमें वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद हमारा जो जिस तरह से हमने भूमि का संरक्षण देखा था, वही उसी टाइप से इसका भी कंजर्वेशन देखेंगे, मृदा का हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। ये वाले टॉपिक तो हो सकता है अगले या तो 2 वीडियो बनेंगे या 1 वीडियो कवर हो जाएगा, मतलब जैसे भी होगा हम वो देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आया आप जब आएगा तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।